हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एकदम सभी बढ़िया। चलिए जुड़ जाओ एक बार। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आज हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल किस तरीके से कार्य करता है और सबसे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ना भी आवश्यक है। ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थ्योरी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब उनको बेसिक पता होगा थ्योरी भाई किस तरीके से, जैसे कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर M1 M2 क्या है, R क्या है, F क्या है, G क्या है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब नए बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि डायरेक्ट अगर उनको प्रैक्टिस करवा दिया जाए तो उनको कैसे समझ में आएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है। उनको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। उनको समझने के लिए हम यहाँ से पहले बेसिक पढ़ेंगे, पूरा गुरुत्वाकर्षण का पूरा चैप्टर बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिक पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्वेश्चन की होगी। एक क्लास में आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और दूसरी क्लास में आपके उस चैप्टर से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से सारे चैप्टर अपन कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सर, ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। सारे फॉर्मूले में आर क्या है, जी क्या है, सारी चीजें देखते हैं। चलिए देखो, नियम आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए सर, ने आइजैक न्यूटन ने 1687 में प्रकाशित किया है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ठीक है। नियम है आपका, नियम भी थ्योरी भी आ जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं कि थ्योरी आकर वहां पर चार पांच नियमों का नाम दे दिया। ठीक है। अगर आपको उसकी परिभाषा याद है तो आप बता पाओगे कि ये ये थ्योरी इस वाले नियम का है। ठीक है। चलिए देखो, इस नियम के अनुसार प्रत्येक कण ब्रह्मांड में प्रत्येक अन्य कण को उस बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है। प्रत्येक कण, पहली बात तो ये। दूसरा, अन्य कण, ठीक है, उस बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों, देखो फॉर्मूले में क्या दे रखा है आपको, एफ, ठीक है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। देखो, द्रव्यमानों, दोनों द्रव्यमान का गुणनफल, ठीक है, दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के तो समानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी है, दूरी को r से दर्शा रहे, इसके व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। इसके तो समानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। दूरी के तो व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही आपका नियम है। जहां पर जी, जब ये देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी आपका ये क्या आ जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है। स्थिरांक आ जाएगा। कौन सा नियतांक आ जाएगा, और कौन सा नियतांक, इसको क्या नाम से बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक। यहाँ पर दिया है जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है। इसका वैल्यू भी होता है, वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ठीक है। ये इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है। हमने फॉर्मूले में क्या क्या पढ़ा, द्रव्यमानों का गुणनफल। ठीक है। फॉर्मूले से भी आप परिभाषा बना सकते हो। ठीक है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी कण है, ठीक है, वो अन्य कण को आकर्षित करता है। ठीक है। तो द्रव्यमानों का गुणनफल और दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला से आप परिभाषा बना सकते हो। यहाँ पर जी क्या है, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, ये चीज भी आपने देख ली है। ठीक है मेरे भाई। अब परिभाषा सभी की क्लियर। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। कहां तक हो गया था? अच्छा, चलिए, जी को न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ जोड़ा। ठीक है। लेकिन इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया। ठीक है। जोड़ा किसने है, न्यूटन साहब ने जोड़ा है, पर इसने दिया किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है। जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 है। ठीक है। अभी जहां पर लिखा माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम तथा बीमा कितनी होती है। ठीक है। सारी चीजें आपको दे रखी है, हर एक चीज को समझ के आपको हल करना है। देखो, अब आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर जी, ठीक है, जो है आपका जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण, उसके बारे में पढ़ने वाले। पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, इसलिए वस्तु मुक्त रूप से गिरती वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है। जहां पर हम जी से दर्शाएंगे उसको, गुरुत्वीय त्वरण को, तो यहाँ पर फॉर्मूला जाएगा जी एम अपॉन आर। ठीक है। ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक है। अब देखो गुरुत्वीय त्वरण कहां पर, ये फॉर्मूला हो गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, जी का मान, वो ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह वस्तु का द्रव्यमान व आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये सारी चीजें लिख कर दिया है आपको। ठीक है, हर एक चीज को समझ, जब रिवीजन भी करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर एम क्या हो गया आपका, ग्रह का द्रव्यमान हो गया, आर क्या हो गया, ग्रह की त्रिज्या हो गई। देख लो त्रिज्या का आपको डायग्राम सहित दिया गया है। ठीक है, पृथ्वी पर हल्की व भारी सभी वस्तुओं के लिए जी का मान समान होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि पृथ्वी पर हल्की और भारी सभी वस्तुओं के लिए जी का मान क्या होता है, समान होता है पृथ्वी पर। ठीक है, इस सब का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, अब देखो जी के मान में परिवर्तन। देखो जी का मान कब कब परिवर्तन होता है। ठीक है, फॉर्मूला है आपका, ठीक है, जी बराबर जी एम और आर स्क्वायर। जी का मान कब कब बदलता है, ये चीज देखेंगे। इस उत्तर में स्पष्ट है कि यदि ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या बदलेगी तो जी का मान बदलेगा। देखो द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान और त्रिज्या, अगर द्रव्यमान और त्रिज्या बदल जाती है तो ये जी का मान भी बदलेगा। इस पहली लाइन का अर्थ है कि अगर द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों बदलती है तो जी का मान बदलेगा। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह पर, जब हम पृथ्वी की सतह पर जाते हैं तब जी का मान में किस तरीके से परिवर्तन, वो चीज देख लीजिए। विषुवत रेखा, देखो ये डायग्राम है आपका। विषुवत रेखा कहाँ है, ये रही विषुवत रेखा, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा ये है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ती है और जी के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, त्रिज्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान में भी, सॉरी जी के मान में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आप देखो विषुवत रेखा पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है 9.81 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को याद रखने का, कहीं कभी भी आ जाए विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ध्रुव पर कितना होता है 10 होता है, विषुवत रेखा पर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, उपरोक्त स्थितियों के अलावा प्रत्येक स्थान पर जी का मान बदलेगा, परंतु परीक्षा में इन्हें दो स्थितियों से पूछा जाता है। ठीक है, जी का मान बदलेगा पर एग्जाम में आपसे दो स्थितियों में पूछा जाता है। देखो कौन कौन सी स्थिति है। अब देखो पृथ्वी की सतह को छोड़कर, ठीक है, डायग्राम है आपके पास, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर व नीचे की ओर जाने पर जी का मान में परिवर्तन। ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने पर जी का मान क्या करता है, घटता है। ठीक है, अंत पर कितना होता है जी का मान, शून्य होता है। ठीक है, नीचे जाने पर, नीचे का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी की सतह के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जी का मान घट जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 0 होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण जी का मान में परिवर्तन, अगर पृथ्वी को घुमा दिया जाए, ठीक है, अगर पृथ्वी को घुमा दिया जाए, बताओ जब पृथ्वी को घुमाते हैं, घूर्णन करती है, जब जी का मान की क्या क्या कंडीशन बनती है, वो चीज भी देख लो एक बार। देखो आप जानते हैं कि पृथ्वी के अक्ष पर एक निश्चित गति से, पृथ्वी अपने अक्ष पर निश्चित गति से घूमती है। ठीक है, यदि गति को कम ज्यादा होगी तो जी का मान बदलेगा। आपको ये भी पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, एक नियत गति से घूमती है। अगर उसकी गति को हम कम ज्यादा कर दे या धीरे या स्पीड से कर दे, ठीक है, तब जी का मान बदलेगा। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति तेज होने पर विषुवत रेखा पर जी का मान घटता है। अभी हमने विषुवत रेखा पढ़ा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर पृथ्वी की गति को हम थोड़ा स्पीड बढ़ा दे, उसकी स्पीड बढ़ा दे, तो वहां पर विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाता है, लेकिन ध्रुवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्रुवों पर कभी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सभी का क्लियर। अगर पृथ्वी को हम घुमाते हैं, पृथ्वी को घूर्णन करती है, उसको अगर हम तेज स्पीड बढ़ा दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, विषुवत रेखा पर तो कम होगा और ध्रुवों पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पृथ्वी की घूर्णन गति दिखाई दे रहा है कैसे, पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी होने पर, बताओ अगर हम पृथ्वी को थोड़ा धीरा कर दिया जाए, जो घूम रही है उससे भी धीरा कर दिया जाए, तो क्या होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा
लेकिन ध्रुवों पर कभी नहीं बदलेगा। अगर पृथ्वी को धीरे घुमाया जाए, अगर तेज घुमाया जाए, तो ध्रुवों पर कभी जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन विषुवत रेखा पर बढ़ता है और घटता है। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखेंगे। अब आपके पास एक नोट है, यदि पृथ्वी, ठीक है, यदि पृथ्वी अपनी गति से 17 गुना तेजी से घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। यदि पृथ्वी को 17 गुना तेजी से घुमा दिया जाए तो क्या होता है? विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अन्य ग्रहों पर जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, ये तो अब दूसरे ग्रहों पर देखते हैं जी का मान कितना कितना क्या क्या होता है। आ जाओ। अन्य ग्रहों पर जी के मान में परिवर्तन, प्रत्येक ग्रह में द्रव्यमान अलग अलग है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह का द्रव्यमान, ठीक है, अलग अलग है। अतः प्रत्येक ग्रह पर जी का मान भी अलग अलग होता है। चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? 1.6 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है, दिखाई दे रहा है? अच्छा दिख रहा है तो धुंधला थोड़ी दिख रहा है। चलिए, चंद्रमा पर कितना होता है? 1.6 मीटर सेकेंड। अब देखो, यदि पृथ्वी पर जी का मान, चंद्रमा पर तो कितना होता है? 1.6, और जब पृथ्वी की बात होगी तो वहां पर 1/6 हो जाएगा, मतलब 16% होता है। ठीक है, बुध पर कितना होता है? 3.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसको पृथ्वी पर देखेंगे, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? 1/2.65, लगभग 38% होता है। फिर एक और आपके सामने नोट आ गया, देखो ये नोट बड़े, देखो केवल इन्हीं ग्रहों पर जी का मान ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो परीक्षा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादक कौन है? कौन है? न्यूटन साहब है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? जस्ट हमने पढ़ा था अभी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने दिया? हेनरी कैवेंडिश। देखो प्रतिपादन तो किसने किया? न्यूटन साहब ने किया। और दिया किसने है? दिया किसने है? कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। भारीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति है। जहां पर गुरुत्वाकर्षण आपका खत्म हो जाएगा वहां पर भार भी आपका लगभग नगण्य हो जाएगा। ठीक है, भारीनता का मतलब यही होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण जी, ठीक है, इसका ऐसा ही कितना होती है? मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप पढ़ते आ रहे हो। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। जी का मान निर्भर नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जी का मान निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पर कभी निर्भर। ठीक है, पृथ्वी के कोई कंडीशन होगी वो बात अलग है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? अभी जस्ट पढ़ा हमने। अब देखो इतनी थ्योरी पढ़ी, उससे हमको क्या चीज निकलते हैं? हमारे ये सारे क्वेश्चन है ये बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? हमने थ्योरी पढ़ा। ठीक है, थ्योरी पढ़ने का एक ही फायदा होता है, बेसिक पढ़ने का एक ही फायदा होता है कि आप उनके क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? शून्य होता है। बिना देखे आप आंसर करोगे। जी का मान अधिकतम होता है, जी का मान अधिकतम होता है कहां पर? ध्रुवों पर। ठीक है, जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। चलिए अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा द्रव्यमान और भार में। ठीक है, हालांकि आता नहीं है पर फिर भी आपको जानना भी जरूरी है। द्रव्य प्लस मान, वस्तु में उपस्थित द्रव्य का मान। ठीक है, और भार की तरफ देखा जाए, कोई भी ग्रह वस्तु पर अपनी ओर खिंचाव एक बल लगाता है। ठीक है, यही बल क्या होता है? आपका भार होता है। क्या होता है? भार होता है। अब चलिए, प्रत्येक वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। इसका कुल मान को किलोग्राम या वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, W बराबर mg। ठीक है, सभी को पता होगा भार का फॉर्मूला, मात्रा किलोग्राम होता है। और इसका देखो यहाँ पर फोर्स का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो भार का कितना क्या होता है? न्यूटन होता है। ये चीज याद रखना। यह स्थान बदलने पर नहीं बदलता। देखो ये बहुत बड़ी चीज है, द्रव्यमान कभी स्थान बदलने पर नहीं बदलता। ठीक है, जो है उतना ही रहेगा, क्योंकि जी से, यह जी से मिलकर बना होता है, अतः स्थान बदलने पर बदलेगा। ठीक है, ये जी से गुरुत्वीय त्वरण से मिलकर बना होता है, इसलिए ये भार भी बदलेगा। भार और द्रव्यमान में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखो चूंकि भार जी से मिलकर बना होता है, अतः जो परिवर्तन जी के मान में होंगे वही भार में होंगे। ठीक है,
जितना परिवर्तन आपका जी का मान गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान में परिवर्तन होगा ना, उतना ही आपका भार में परिवर्तन होगा। पृथ्वी के केंद्र पर भार कितना होता है? शून्य होता है, ये चीज ध्यान रखना। पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है और अंत पर भी भार कितना होता है? शून्य होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, ठीक है, अगर उसको पृथ्वी के भार, पृथ्वी पर उसको तुलना करें तो कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, थोड़ा आगे नोट है आपके सामने, विशिष्ट गुरुत्व। अब आगे विशिष्ट गुरुत्व है, ठीक है, किसी पदार्थ के घनत्व है और पानी के घनत्व है, किसी पदार्थ का घनत्व है और पानी के घनत्व का के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहा जाता है। ठीक है, दोनों को अनुपात को क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुरुत्व कहा जाता है। यह एक आयाम रहित मात्रा है, ठीक है, यानी कोई इसकी इकाई नहीं होती। विशिष्ट गुरुत्व, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके सामने, विशिष्ट गुरुत्व है एक विमाहीन राशि। ठीक है, इसी तरह ध्यान रखना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। लिफ्ट में आभासी भार, पढ़ा होगा कि जब लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है तो आपको भार का आभास होता है। देखो, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तो उसे कंडीशन आती है, वो देखिए, लिफ्ट जब विराम अवस्था में है तब व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट क्या हो, अपने विराम अवस्था में हो, तब क्या होता है? उसका जो आभासी भार होता है और जो वास्तविक भार होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, चलिए आ जाओ। ये चीज समझ में आई, क्योंकि जब लिफ्ट विराम अवस्था में है, जितना उसका आभासी भार रहेगा उतना ही वास्तविक भार रहेगा। ठीक है, यदि व्यक्ति पर पृथ्वी की गुरुत्व बल के विपरीत लगने वाला बल का मान गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। ठीक है, डब्ल्यू ए बराबर जो बराबर डब्ल्यू। यदि लिफ्ट ये त्वरण से ऊपर की दिशा में, ऊपर की ओर गति हो, ठीक है, तब वस्तु का भार अधिक प्रतीत होता है। अगर जब हम लिफ्ट में बैठे हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो हमको लगेगा कि हमारा भार बढ़ गया। ठीक है, वो होता है आभासी भार। वो किसके कारण होता है? तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए बराबर एन जी प्लस ई। ठीक है, अब यदि लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है तब उसको अपन को क्या होता है कि हमारा वजन घट गया, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। वो होता है उसका आभासी भार। तो यहाँ पर नीचे की ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे। यदि कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो व्यक्ति का भार में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, यदि नीचे आते समय लिफ्ट की चेन टूट जाए तब वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण विपरीत कार्यरत बल का मान शून्य हो जाएगा, अर्थात वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि नीचे आते समय कोई लिफ्ट जी से अधिक त्वरण से गति करे तब लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट की छत से जाकर क्या करा जाएगा? ठीक है, ये चीज तो नेचुरल आप सभी को पता है, जब टूटेगी तो क्या होगा उसकी दशा। चलिए थोड़ा आगे अब पढ़ते हैं उपग्रह, सैटेलाइट्स। जो उपग्रह आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें उन ग्रहों के उपग्रह कहते हैं। जो खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वे उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार वह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उपग्रह के प्रकार प्राकृतिक ग्रह और एक होते हैं अंतरिक्ष, जो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी आपको समझ में आना जरूरी है। जो उपग्रह प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, ठीक है, तथा इसी ग्रह के परितः एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से बना होता है, ठीक है, उसका कोई हमने निर्माण नहीं किया। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। उपग्रहों की कक्षीय वेग एक आवर्तकाल। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा से जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है
उनका कक्षीय वेग उतना ही अधिक होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल, ठीक है, परिक्रमण काल पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगा समय पृथ्वी के उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये चीजें आराम से पढ़ लेना, ठीक है, पीडीएफ में पढ़ लेना। पास में स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल कम होता है तथा दूर स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल अधिक होता है। अगर पृथ्वी, देखो, चलिए अगला देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारी थ्योरी है, आपको पढ़ना है। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित उपकरण, जैसे पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ठीक है, तो इसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? भू तुल्यकालिक उपग्रह, ठीक है, इनकी सारी चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरी है इस चीज को। चलिए अब पढ़ते हैं फ्लाइंग वेव। फ्लाइंग वेव क्या होता है? किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर लेता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। इसे फ्लाइंग वेव कहा जाता है। इसे v से प्रदर्शित किया जाता है। और पृथ्वी की सतह पर फ्लाइंग वेव 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है चंद्रमा पर। और फ्लाइंग वेव का मान कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है, ठीक है, कम के साथ वायुमंडल का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। सभी ग्रहों में बृहस्पति का फ्लाइंग वेग कितना होता है? 5। सभी ग्रहों की बृहस्पति का फ्लाइंग वेग, ग्रहों में बृहस्पति का कितना होता है? 9.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक, कितना ज्यादा होता है। फ्लाइंग वेग का कक्षीय वेग √2 गुना होता है, ठीक है। फ्लाइंग वेग का फॉर्मूला यहाँ पर से हमारी चीज निकल के आती है। एक तो पहला ये वाला चीज आपका इंपॉर्टेंट है, दूसरा चंद्रमा पर फ्लाइंग वेग, ठीक है, और सभी ग्रहों पर बृहस्पति का फ्लाइंग वेग, तो एक आपका ये तीनों चीज, और ये कितना होता है? √2। ये तीनों चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। r क्या है? आरंभिक स्थान से उस वस्तु की केंद्रीय दूरी, केपलर, ठीक है, केंद्रीय दूरी, ठीक है। केपलर के ग्रह के संबंधित के गति के नियम, प्रथम नियम, कक्षा का नियम क्या बोलता है? देखो, 3 नियम है। देखो, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में घूमते हैं और सूर्य इन कक्षाओं के 2 फोकस बिंदुओं में से एक पर होता है। इस नियम को कक्षा का नियम भी कहा जाता है। अब देखो द्वितीय नियम क्या है? ये सारे नियम आप पढ़ लेना, ठीक है मेरे भाई, थ्योरी है, थ्योरी आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा परिक्रमण का नियम, ठीक है दोस्तों। अपनी क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं रात को 11 बजे, हम मैथ्स की क्लास लेकर आएंगे, बहुत शानदार सेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।